हाय गाइस। तो रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने एक काफ़ी शॉकिंग डेटा रिवील किया। इन दिस डेटा दे शोड कि बिटवीन अप्रैल 25 टू फरवरी 2026 नंबर ऑफ न्यू एसआईपीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई उनका नंबर था 666 लैक्स। बट इसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी चल रही एसआईपीज डिसकंटिन्यूड हुई उसका नंबर था 626 लैख। विच मीन्स जो एसआईपी का क्लोजर का नंबर है करेंटली वो 91% के राउंड चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये डेटा फरवरी 26 का है। मार्च के फॉल की ड्यूरेशन में ये जो एसआईपी का डिसकंटिन्यूशन का डेटा है ये और भी बढ़ गया होगा। अब ये नंबर हमें साफ ये बताता है कि राइट नाउ मार्केट में फियर अपने पीक पे है और हर कोई एसआईपी को कंटिन्यू करने में काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। बिकॉज रीज़न भी सिंपल सा है कि लास्ट 18 मंथ से इंडियन मार्केट ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दी है। नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन अभी चल रहा होगा कि क्या उन्हें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर वो थोड़े दिन अपनी एसआईपी को स्टॉप करके ये जो फॉल कंटिन्यू है इसके बंद होने के बाद एसआईपी को कंटिन्यू रखें। अदर देन दिस क्या उन्हें एवरेजिंग फर्दर करनी चाहिए, और अगर वो एवरेजिंग करते भी हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले कुछ टाइम में मार्केट रिकवर होगा और यहाँ से फर्दर और फॉल नहीं होगा। तो इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। बिकॉज ट्रस्ट मी द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज या तो अपनी एसआईपी को बिना कुछ देके बंद कर देते हो या फिर ब्लाइंडली अपनी एसआईपी को ऐसे फंड्स में अभी भी कंटिन्यू रखते हो जो कि एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो और इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए बने ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना 9 ईयर्स का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि केवल थियोरेटिकल नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल और डेटा पैक्ड होगा, जहां पर जिस भी चीज़ों की बार हम बात करेंगे उसके पीछे का डेटा और फैक्ट्स भी मैं आपको शो करूंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम इसको नए व्यूअर्स तक पुश कर सके। अब देखिए राइट नाउ आप क्या फील कर रहे हो ये मुझे एग्जैक्टली पता है, और ये मैं कैसे फील कर सकता हूँ वो मैं आपको अपनी स्टोरी से समझाता हूँ। देखिए मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को 2017 के एंड में स्टार्ट किया था, जब 2016 के हमारे बैंकिंग क्राइसिस के बाद से हमारा मार्केट थोड़ा रिकवरी करना स्टार्ट ही किया था। उस ड्यूरेशन में मैंने 2016 का जो बैंकिंग क्राइसिस है उसको स्टडी किया था। उससे पहले जो मेजर क्राइसिस मार्केट में रहे लाइक 2008 का हाउसिंग बबल क्रैश या 2000 का डॉट कॉम बबल क्रैश, उस क्रैश को भी मैंने मार्केट में इन बुक्स स्टडी किया था। बट अगर आप बोलोगे तो मैंने डायरेक्टली कोई ऐसा क्रैश फेस नहीं किया था जिससे मुझे मेरा जो पैसा है वो 40 to 50% डाउन जाता हुआ देखने को मिले। तो मेरी लाइफ का जो एक्चुअल क्रैश था फर्स्ट वो मैंने 2020 के कोविड क्रैश में ही देखा। अब उसमें डिफरेंस ये था कि भले ही मैंने पास की क्रैशेस में ये बात पढ़ी थी कि मार्केट 40 to 50% भी डाउन जा सकते हैं, बट हमें उस चीज़ में पैनिक नहीं करना है बिकॉज मार्केट रिकवर कर जाते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब अपने पैसे को अपनी आंखों के सामने 50% तक डाउन जाते हुए देखते हो तब कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज काम नहीं आती और उस टाइम पे फियर अपने आप आपके दिमाग में आ जाता है। सेम चीज़ इन्वेस्टर्स अभी फील कर रहे हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो हमने बुल रन देखा उस ड्यूरेशन में हमने कोई भी इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं देखा जिसमें हमें कोई रिटर्न्स नहीं देखने को मिले हों। बट इंडियन मार्केट में लास्ट 18 to 19 मंथ्स में हमें जीरो रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी ऑब्वियस है कि लास्ट 18 मंथ्स में जब उन्हें यहाँ पर कोई रिटर्न्स नहीं मिले, इसी पैसे को अगर वो एफडी या किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल देते तो वो रिटर्न्स उन्हें वहाँ से मिल जाते। तो अब आपके इसी थॉट के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा शो करता हूँ। ये डेटा आपको बताता है कि अगर आप 2000 की जनवरी में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते और उसके बाद के जितने भी क्रैश मार्केट में आए उसको आप कंटिन्यू रखते और 2024 तक अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते, तो इस ड्यूरेशन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट को 7 ईयर्स अगर कंटिन्यू रखा होता है इन द एसआईपी फॉर्म इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स थे वो आपको 10% या फिर ऊपर उससे ऊपर ही देखने को मिलते हैं। जहाँ पर केवल अगर आपको जनवरी 2008 में अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप निकालते जब ओवरऑल मार्केट में क्रैश आया तब आपको 6% के रिटर्न देखने को मिलते पर एनम के अकॉर्डिंग। बट इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने एसआईपी को और भी ज़्यादा कंटिन्यू रखते लेट सपोज 10 ईयर्स या 11 ईयर्स, तब आपके चाहे जितने मेजर क्रैशेस होते उस क्रैशेस के बावजूद एट दी एंड 10 ईयर्स बाद आपके जो रिटर्न्स है वो आपको डबल डिजिट में ही देखने को मिलते, केवल 2007 और 2008 के अगर मेजर क्रैश में अपना पैसा नहीं निकालते। और मोर इंटरेस्टिंग चीज़, अगर कोई इस पूरे ही 20 to 25 ईयर्स की ड्यूरेशन में अपने जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू रखता तो भले ही मार्केट में कितने भी कोविड क्रैश 2008 क्रैश और इसके अलावा जो भी मेजर क्रैश आए उन सारी चीज़ों के बावजूद उसके ओवरऑल रिटर्न मार्केट में निफ्टी में केवल इन्वेस्ट करके 13% के बनते। तो ये चीज़ हमें बताती है कि क्यों एसआईपी को स्टॉप करना एकदम फुलिश डिसीजन होगा। अब यहाँ पर स्टॉप करना चलिए सबके दिमाग में नहीं आता, कोई कोई ये भी सोचता है कि चलो अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ, पर जहाँ से मार्केट जब गिरना कम हो जाएगा और वापस से रिकवर होना शुरू होगा तब हम अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख देंगे, तो वो तो एक बेटर ऑप्शन हुआ राइट। तो इसके लिए अगेन मैं आपको एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक केस जहाँ पर दो इन्वेस्टर्स हैं जो कि सेम टाइम पे जनवरी 2025 में अपनी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर फंड में जिसका एनएवी उस ड्यूरेशन में 100 रुपीज़ है।
और उस ड्यूरेशन में ये दोनों ही लोग 10,000 रुपीज़ पर मंथ से अपनी जो एस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने दो इन्वेस्टर्स लिए हैं। एक को हमने नाम दिया है इन्वेस्टर 1 और सेकंड को हमने नाम दिया है इन्वेस्टर 2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टर 1 जो है उसके केस में वो अपनी जनवरी 2025 में 10,000 रुपीज़ की एस स्टार्ट करता है, बट मार्च 2026 तक वो अपनी एस को स्टॉप कर देता है, बिकॉज उस पूरे ही ड्यूरेशन में जब से उसने एस स्टॉप की है मार्केट में किसी न किसी वजह से फॉल ही आ रहा था, और मार्च 2026 की ड्यूरेशन पे उसके जो ओवरऑल रिटर्न्स थे वो ऑलरेडी -10% के थे। तो उसने सोचा कि यार यहाँ से मैं अपनी एस स्टॉप कर देता हूँ, और जब मुझे वापस से मार्केट रिकवर करते हुए देखने को मिलेगा तब मैं मार्केट में एंटर कर लूँगा। उसका ये डिसीजन सही भी लगा उसे, बिकॉज अप्रैल 2026 के बाद से मार्च 2027 तक मार्केट वॉर या किसी न किसी वजह से फॉल होता ही रहा, और 32% के उसके ओवरऑल रिटर्न हो गए उस एस भी जिसने स्टॉप कर चुके थे। बट वहाँ से मार्केट रिकवर करना शुरू हुआ, यानी मार्च 2027 में बॉटम बनाया और दिसंबर 2027 तक मार्केट वापस से उसी लेवल पे आ गया, यानी उस फंड की जो एनएवी थी वो वापस उसी लेवल पे आ गई जब इन्वेस्टर 1 ने अपनी एनएवी को स्टॉप किया था। तो ये देख के उसने वापस से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया, और फिर फर्दर अगले 5 साल यानी 2031 तक, यानी मार्च 2031 तक वो अपनी एस को कंटिन्यू रखता है। इसके अगेंस्ट हमारा आता है इन्वेस्टर 2, जिसने इस पूरे ही ड्यूरेशन में कोई भी एक्स्ट्रा एस नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बस अपनी एस को कंटिन्यू रखा इस पूरी ड्यूरेशन में जब मार्केट फॉल भी हो रहा था और रिकवर भी हुआ। अब एट द एंड देखते हैं कि रिजल्ट क्या बैठता है। तो रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टर 1 है जिसने अपनी एस को कंटिन्यू नहीं रख के बीच में रोक दिया था, उसके ओवरऑल जो रिटर्न्स बनते हैं वो 74% के बनते हैं इस पूरे ही ड्यूरेशन में जब उसने एस करी। वहीं पर इसके कंपैरिजन में अगर आप इन्वेस्टर 2 देखोगे जिसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखा, उसके ओवरऑल रिटर्न बनते हैं 103% के। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, उसके लिए आप पहले इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर जब मार्केट फॉल होना शुरू हुआ तो मार्केट में बीच में यानी फॉल के बीच में इन्वेस्टर 1 ने अपनी जो एस था उसको स्टॉप कर दिया, बट क्योंकि इन्वेस्टर 2 ने अपनी एस को उस फॉलिंग मार्केट में भी चालू रखा और इवन उसके बाद मार्केट और भी फॉल होता रहा तब भी उसने एस चालू रखी, तो इधर हुआ क्या कि इन्वेस्टर 2 का जो एनएवी था वो उसको और भी लोअर प्राइस पे मार्केट में मिल गया, यानी और भी कम प्राइस पे उसने एनएवी अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ कि उसका एवरेज एनएवी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर 1 का एवरेज एनएवी रहा 124 का, वहीं पर इन्वेस्टर 2 का जिसने कंटिन्यू रखी अपनी एस उसका एवरेज एनएवी रहा 106 का, बिकॉज उसने अपनी एस को मार्केट के गिरते हुए ट्रेंड में चालू रखा और लोअर बेस पे एनएवी कैलकुलेट कर ली। तो ऐसे में भले ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को अगर आप इग्नोर भी कर दो, फिर भी एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इन्वेस्टर 2 ने ऑलमोस्ट आपके 30% ज़्यादा रिटर्न्स बनाए इन्वेस्टर 1 से। तो ये चीज़ भी हमें क्लियरली ये बताती है कि इवन अगर हम चाहें कि एस को अभी स्टॉप कर दें और वापस से चालू कर देंगे तो आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम पे अपनी एस को चालू फिर से नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा कब बॉटम बना, और ऐसे में जब वापस से एस चालू करोगे भी तो हो सकता है आप काफ़ी बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दो। बट अब यहाँ पर केवल एस को कंटिन्यू रखना काफ़ी नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग अपनी एस को कंटिन्यू रखे भी होंगे। बट जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप में से कई सारे लोग अगर ब्लाइंडली गलत जगह पे अपनी एस कंटिन्यू रखे हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ा डिजास्टर बन सकता है। अब गलत जगह से मेरा क्या मतलब है, देखिए हमेशा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ में ना एक रीसेंसी बायस होता है। यानी लेट सपोज अगर आपने 2023 में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया तो 2022 2023 की ड्यूरेशन में स्मॉल कैप्स के केस में हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। अब जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम ज़रूर किसी ना किसी को देख के करते हैं। हो सकता है आपने मार्केट में स्मॉल कैप के अच्छे रिटर्न्स या आपने अपने किसी दोस्त के स्मॉल कैप के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देख के स्मॉल कैप में एस कंटिन्यू रखी और उसमें आपको भी अच्छे रिटर्न्स मिले। बट आज की ड्यूरेशन में आपको उसमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है कि आपसे वो जो रिटर्न्स है वो देखे नहीं जा रहे। तो अब ऐसे में लोग जनरली करते क्या है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट गोल होता है वो रीसेंसी बाय से बेस्ड रहता है, यानी तब आपने उन एस को देख के यानी स्मॉल कैप के रिटर्न्स को देख के स्मॉल कैप में एस चालू करी थी। बट अब बिकॉज इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है एस और आपको उसके रिटर्न्स देखे नहीं जा रहे, तो आप इसको बिल्कुल अपोजिट अभी जैसे कि आपको गोल्ड या फिर अदर फिक्स इनकम एसेट्स में फिक्स रिटर्न्स देखने को मिल रहा है और कम फॉल देखने को मिल रहा है, आप एकदम से अपना जो पोर्टफोलियो है वो उसके अकॉर्डिंग रीबैलेंस कर लोगे। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल और अपने गोल के अकॉर्डिंग एक सही पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का डिसाइड करना है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे फंड्स के आपको क्या सूट करता है। और ये अगर आपको जानना है कि 2026 में आप अपने लिए कैसे एक सही पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आप कमेंट बॉक्स में 2026 लिख दीजिए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अब अभी तक हमने समझ लिया कि हमें एस को क्यों कंटिन्यू रखना है, क्यों आपको मार्केट में एस को टाइम करने की कोशिश नहीं करना है, और कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि जिधर आप एस अभी कर रहे हो वो आपके लिए एक सही जगह है एस करने की।
बट अब आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप में से कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी होंगे और जो शायद पुराने भी हो मार्केट में, उन्हें ये लग रहा है कि क्या उनको अपनी एसआईपी इस फॉल इन मार्केट में बढ़ा देनी चाहिए या फिर फर्दर उनमें एवरेज आउट करना चाहिए। और अगर वो मार्केट में एवरेज डाउन करते भी हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि यहाँ से जो फर्दर फॉल है और भी कंटिन्यू हमें देखने को नहीं मिलेगा और भी लंबा ही नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक और डेटा प्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए, अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस ड्यूरेशन में लार्ज कैप इन एन एवरेज 15% करेक्ट हो चुके हैं, मिड कैप में हमें 16% का करेक्शन देखने को मिल चुका है और स्मॉल कैप में क्लोज टू 24% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब ऐसे में हमें ये लग रहा है या फिर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स भी यही सोच रहे हैं कि यार कोविड के टाइम पे जब मार्केट में बॉटम बना था उस ड्यूरेशन में तो ये करेक्शन 35 to 40% तक का था, तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि हमें ये करेक्शन और भी होते हुए दिखे, बिकॉज हर दिन हमें वॉर से रिलेटेड कोई नई न्यूज़ देखने को मिलती है। अब देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, वॉर में कल क्या होगा ना आप ये बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, बट हम थोड़ा डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर को भूल रहे हैं, जो कि है टाइम करेक्शन। जहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था कि अगर आप निफ्टी का ही केस देखो तो निफ्टी इन एन एवरेज 13% पर एनम के रिटर्न्स देता है इन द लॉन्गर रन। इसको अगर आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 12% भी कंसीडर करो तो इसका मतलब सिंपल सा ये निकल के आता है कि निफ्टी हर मंथ 1% का रिटर्न्स देता है, इसीलिए 12 मंथ में हमारे 12% रिटर्न्स निकल के आते हैं। तो जहाँ पर लास्ट 18 मंथ्स में हमारे निफ्टी में हमें क्लोज टू जीरो रिटर्न्स मिले हैं, यानी निफ्टी ने 18% के जो रिटर्न्स है उनको मिस किया है, जिसको अगर उसको एवरेज आउट करना है तो इसको फर्दर ये जो आगे मार्केट है उसमें फर्दर कवर करेगा, तभी ये रिटर्न्स एवरेज आउट होंगे। तो अगर आप एक्चुअल ये देखो कि हमारे मार्केट कितना फॉल हुए हैं, तो वैसे तो नंबर के टर्म्स में लार्ज कैप 15, मिड कैप 16 और स्मॉल कैप 24% करेक्शन दिखा रहे हैं, बट अगर आप ये टाइम करेक्शन का जो रिटर्न लॉस हुआ है इसको भी फैक्टर इन करो तो लार्ज कैप्स में टाइम करेक्शन को कंसीडर करते हुए 15 प्लस 18% का ये जो करेक्शन है इसको टोटल मिला के बनता है 33% का फॉल। मिड कैप्स में 16 प्लस 18% का करेक्शन मिलके बनता है 34% का फॉल, और स्मॉल कैप में सबसे सीवियर ये फॉल है जहां पर 24 प्लस अगर आप 18 कर दोगे तो ये बनता है 42% का फॉल। यानी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें कोविड के इक्विवेलेंट का जो फॉल है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। बस फर्क ये है कि कोविड में ये जो फॉल था काफ़ी ज़्यादा शार्प आया था और वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली थी, बट इस केस में ये जो फॉल है ये टाइम करेक्शन के साथ आ रहा है। बट यहाँ पर अगेन मैं आपको एक वार्निंग दे दूँ, ये जो फॉल है ये हमें कोविड के बराबर देखने को मिल चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ये और कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना ऐसा इमरजेंसी फंड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसकी ज़रूरत आपको 1 साल या उससे पहले पड़े। आपको हमेशा उस फंड को अपने पास ही रखना है, बिकॉज मार्केट में कई बार ये जो टाइम करेक्शन के फेजेज है ये और भी ज़्यादा लंबे चल सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में हम सभी ने सुना है, जिसकी वजह से हमने अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट किया है। बट इस चीज़ को सुनना और एक्चुअली में जैसा हमने डिस्कस किया एक चीज़ को फील करना, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंडिंग की। हम सभी ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ही देख के कहीं ना कहीं एसआईपीज और अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया है, बट आज की डेट हम इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं आपको कुछ नंबर्स के टर्म्स में दिखाता हूँ कि एक्चुअली में कंपाउंडिंग विथ टाइम किस तरीके से वर्क करती है और शुरुआत में ये किस तरीके से फील होती है। तो इसके लिए मैं आपको धन के एसआईपी कैलकुलेटर पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं कि आप 10,000 रुपीज़ की एक एसआईपी अपनी स्टार्ट करते हो और इस एसआईपी में हमें इन जनरल 13% के पर एनम के रिटर्न्स मिलते हैं जो हमने कंसीडर किया था। अब इधर अगर मान के चलिए आपने शुरुआत के 2 या 3 साल अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा, तो आप देखोगे कि जो एट द एंड आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी उसमें से जो आपके रिटर्न्स होंगे वो तो 82,173 रुपीज़ के होंगे, पर एक्चुअली में जो आपको कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो मोस्ट ऑफ द कैपिटल होगा, यानी जो ब्लू एरिया है वो आपका कैपिटल दिखा रहा है और जो रिटर्न्स का पोर्शन है वो कम होगा। बट जैसे जैसे आपने ईयर्स बढ़ाते जाओगे, जैसे कि अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ा के 6 ईयर्स कर देते हो, तो आपको देखा कि आपका ओवरऑल कैपिटल जो पहले 75% टू 80% था वो अब आपका 75% से भी कम आ गया है ब्लू एरिया, और अब जो मेजर पोर्शन है वो आपका जो रिटर्न्स का है वो बढ़ने लगा है। फर्दर अगर आप 6 ईयर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा के लेट सपोज अगर आप इसको 10 ईयर्स कर देते हो, तो 10 ईयर्स के टाइम में आपने देखा कि आपके जो ओवरऑल कैपिटल की वैल्यू बनेगी 24 लाख, उसमें से अब आपका इन्वेस्टमेंट केवल 50% ही रहा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि था 12 लाख, और आपकी जो ओवरऑल रिटर्न्स की वैल्यू थी वो उससे ज़्यादा हो गई, आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल से भी ज़्यादा। और जैसे जैसे करके आप इतने इन्वेस्टमेंट टाइम को बढ़ाते जाते हो, जैसे अगर आप एट दी एंड 30 करोगे तो एंड में जो आपका पैसा बनेगा वो आप देखोगे कि जो पैसा बना उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो आपके रिटर्न्स थे, और फिर उस ड्यूरेशन में आपको जो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल था जो कि ब्लू पोर्शन में दिखा रहा है वो काफ़ी कम नजर आएगा। ये चीज़ हमें साफ ये बात शो करती है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इनिशियली स्टार्ट करते हो तो उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको काफ़ी मिनिमल दिखता है और आपको लगता है कि इससे बेटर तो कई और ऑप्शन हो सकते थे। बट कंपाउंडिंग का एक्चुअल गेम विथ टाइम शुरू होता है जब धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ऊपर आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो निकल के आते हैं।
पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पर बात रही ये जो अभी आप क्रैशेस देख रहे हो, तो इसके लिए आप मार्केट का जूम आउट डेटा देखिए या फिर जूम आउट चार्ट देखिए। ये आपको क्लियरली ये बात शो करता है कि मार्केट में जब आप उस चीज़ को या फिर उस क्रैश को फेस कर रहे होते हो, जैसे कोविड क्रैश आया, चाइना इकोनॉमी स्लो डाउन आया, और इससे पहले के जितने भी क्राइसिस आए, उस ड्यूरेशन में मार्केट में जब जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को फेस किया होगा और काफ़ी ख़राब ये लगा होगा। पर जब जूम आउट चार्ट देखते हो मार्केट का, तो ये चीज़ केवल एक स्मॉल बम्प की तरह आपको दिखती है और ओवरऑल मार्केट में आपको इससे कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली हो। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट धन ऐप, जिसको की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.